गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे संगठन प्रक्रिया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में। प्रक्रिया कहने का अर्थ है किसी भी काम को करने के लिए जब हम लोग काम को करने जाते हैं तो उस काम में पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, मतलब इन स्टेपों का जो क्रम होता है कि पहला क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, उन्हीं क्रम को, स्टेपों के क्रम को बोला जाता है प्रक्रिया या प्रोसेस। तो संगठन प्रक्रिया में टोटल 4 स्टेप है। इन चारों स्टेप को कर लेने के बाद हमारा संगठन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला है कार्य की पहचान एवं विभाजन, दूसरा है विभागीकरण, तीसरा है कर्तव्यों का आवंटन निर्धारण तथा चौथा है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टेप में क्या किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, तो संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप है कर्तव्यों की पहचान एवं विभाजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना है। इससे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े प्लानिंग, नियोजन। तो प्लानिंग में हम लोग देखे थे भविष्य में क्या करना है, कब कैसे करना है, कब करना है, इन सारे बातों का जो निर्णय होता है वर्तमान में कर लेते हैं। मतलब भविष्य का निर्णय में क्या करना, कब करना, कैसे करना, इन सारे चीज़ों का अगर निर्धारण वर्तमान में कर लेते हैं तो उसी को प्लानिंग बोला जाता है। तो संगठन प्रक्रिया में सबसे पहला काम होता है पूर्व निर्धारित योजनाओं का पहचान करना तथा उनमें जो हम लोग कार्य डिसाइड किए थे, कार्य का निर्णय लिए थे, उन कार्य को छोटे छोटे भाग में बांटने का काम जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस या संगठन प्रक्रिया का पहला कदम है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि कार्य करने में पूर्ण आवृत्ति ना हो तथा काम बीमा सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। कार्य विभाजन जो हम लोग करते हैं, तो कार्य विभाजन करने का मकसद क्या है, आखिर हम लोग कार्य को छोटे छोटे पार्ट में क्यों बांटते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मकसद है, कार्य में पूर्ण आवृत्ति ना हो। पूर्ण आवृत्ति कहने का मतलब एक ही काम 2 बार ना हो जाए, काम डुप्लीकेट ना हो जाए कि आप भी वही काम कर रहे थे और दूसरा आदमी भी वही काम कर रहा था, तो एक ही काम 2 बार ना हो जाए। सबसे पहला मकसद तो ये होता है। और दूसरा, काम का बीमा सभी कर्मचारियों में विभाजित हो जाए। इसका कहने का मतलब है कि कंपनी का जो, मैं मान लीजिए किसी कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 10 लोग को कोई काम ही नहीं मिला, उन लोग हमेशा ऐसे ही बैठे हुए रहते हैं और बाकी 40 लोग काम कर रहे होते हैं। तो काम जो है सारे कर्मचारियों के बीच बढ़ जाए, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो काम सारे लोगों को मिल जाए और काम दोबारा ना हो जाए, कि काम 2 बार ना हो जाए। इस मकसद से जो है कार्य का विभाजन किया जाता है। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोग प्लानिंग में डिसाइड किए थे कि हम लोग को एक मोबाइल बनाने का कंपनी खोलना है, मोबाइल सेट निर्माण करने की एक कंपनी खोलना है। तो मोबाइल सेट बनाने के लिए, मोबाइल का कंपनी में मोबाइल बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा छोटा छोटा काम करना पड़ता है, जिसमें से पहला काम क्या होगा, कच्चा माल क्रय करना, दूसरा मोबाइल के पुर्जे क्रय करना, तीसरा उत्पादन करना, चौथा तैयार माल का स्टॉक रखना, पांचवा अनुसंधान, छठा विज्ञापन, सातवां विक्रय, आठवां लेखांकन, नौवां वित्त व्यवस्था और 10 में कर्मचारी की व्यवस्था करना। इन सारे कामों को हम करेंगे तब जाकर के हम मोबाइल बना सकते हैं, एक फ़ोन बना सकते हैं। तो पूरा काम हमारा क्या है, मोबाइल बनाना। और उस मोबाइल बनाने के लिए छोटा छोटा जितना भी काम किया जाता है, छोटे छोटे कामों में बांट दिए हैं। तो पहले कच्चा माल लाएंगे, दूसरा कच्चे माल लाने के बाद मोबाइल के जो पुर्जे होते हैं उसको लाएंगे, फिर उत्पादन करेंगे, तैयार माल को रखेंगे। इन सारे छोटे छोटे कामों को करेंगे तब जाके हमारा मोबाइल बनेगा। तो पहला जो संगठन प्रक्रिया का पहला स्टेप है वो है कार्य की पहचान करके उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, छोटे छोटे भाग में बांटना। दूसरा हम लोग देखते हैं, अब हम लोग दूसरा स्टेप देखते हैं। संगठन प्रक्रिया का जो दूसरा स्टेप है वो है विभागीकरण या डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसका पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है, जब कार्य को छोटी छोटी तथा प्रबंधकीय क्रिया में बांट दिया जाता है तो उनमें जो क्रियाएं समान प्रकृति की होती हैं उनका साथ साथ समूह किया जाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को विभागीकरण कहते हैं।
पहला स्टेप में हम लोग जो है पूरे काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड किए, छोटे छोटे काम में बांटे। उन कामों में जो समान प्रकृति के काम है, एक जैसा काम है, उन कामों को मिला करके उनका एक समूह बनाते हैं, और इसी समूह बनाने की प्रक्रिया को जो है विभागीकरण या डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। और ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है दो तरीके से किया जाता है, पहला कार्यात्मक और दूसरा विभागीय। नाम से जैसे यहाँ पता चल रहा है कार्यात्मक मतलब काम से रिलेटेड होगा। तो जब ग्रुपिंग जो किया जाता है, उनका जो समूह बनाया जाता है, उस समूह बनाने का आधार जो है अगर काम हो तो उसको कार्यात्मक विभागीकरण कहते हैं। जैसे क्रय से संबंधित सारे कार्य के लिए क्रय विभाग, विक्रय से संबंधित सारे कार्य के लिए विक्रय विभाग, विपणन से संबंधित सारे कार्य के लिए विपणन विभाग, वित्त से संबंधित सभी कार्य के लिए वित्त विभाग। तो काम को आधार रखकर जब विभाग बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है कार्यात्मक विभागीकरण। और दूसरा होता है विभागीय विभागीकरण। विभागीय विभागीकरण जो है वैसे कंपनी के लिए है या वैसे संगठन के लिए जो एक से ज्यादा तरीके का वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे वैसा संगठन जो कॉस्मेटिक सामान भी बनाते हैं, जनरल स्टोर का सामान जो स्टेशनरी प्रोडक्ट होता है वो भी बनाते हैं, वस्त्र का भी निर्माण करते हैं, जूता चप्पल का भी निर्माण करते हैं। तो जो एक से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करते हैं वैसा कंपनी जो है, वैसा संगठन जो है कार्यात्मक विभागीकरण को ना मान करके विभागीय विभागीकरण को करता है। और इसमें जो है वस्तु के आधार पर विभाग बनाया जाता है। जैसे कपड़ा के लिए कपड़ा विभाग, कॉस्मेटिक के लिए कॉस्मेटिक विभाग, जूता चप्पल के लिए जूता विभाग, जनरल स्टोर का जो स्टेशनरी का प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए स्टेशनरी विभाग। तो वस्तु को आधार मान करके वस्तु के आधार पर जब विभागीकरण किया जाता है तो उसको बोला जाता है विभागीय विभागीकरण। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिएगा, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में सारा चीज हम काम जो है उसको छोटे छोटे में डिवाइड किए कि कच्चा माल खरीदना है, मोबाइल के पुर्जे खरीदना, उत्पादन करना है, माल स्टॉक करना, अनुसंधान करना, विज्ञापन, विक्रय, लेखांकन, वित्त की व्यवस्था, कर्मचारी की व्यवस्था, इतना सारा काम करना है। इन सारे कामों में जो समान काम है, एक जैसा काम है, जैसे एक जैसा काम क्या है, कच्चा माल खरीदना और मोबाइल के पुर्जे खरीदना, दोनों खरीदने से रिलेटेड, क्रय करने से रिलेटेड काम है। तो इन दोनों कामों का एक समूह बनाएंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे और इसके लिए एक अलग विभाग की व्यवस्था करेंगे, उसका नाम होगा क्रय विभाग। उत्पादन और तैयार माल दोनों एक तरीके का काम है, एक जैसा काम है, तो इसको एक समूह बना करके इसके लिए एक अलग विभाग बनाएंगे, इसका नाम होगा उत्पादन विभाग। विपणन और विक्रय जो है ये दोनों एक तरीके का काम है, इसके लिए एक अलग से विभाग बनाएंगे, विपणन विभाग। लेखांकन और वित्त व्यवस्था जो ये दोनों वित्त से संबंधित काम है, तो इनके लिए वित्त विभाग का निर्माण करेंगे। तो जितना सारा काम को बांटे उनमें से एक जैसा जो काम है उसका एक समूह बना करके उनके लिए अलग विभाग बनाने की व्यवस्था जो है सेकंड स्टेप में किया जाता है। संगठन प्रक्रिया का दूसरा स्टेप में जो है एक जैसे कामों का समूह किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन या विभागीकरण के प्रकार। उसको बढ़िया तरीके से और समझने के लिए देखिएगा, जो पहला हम लोग पढ़े कार्यात्मक विभागीकरण। तो कार्यात्मक विभागीकरण में काम के आधार पर विभाग बनाया जाता है। जैसे यहाँ क्रय विभाग जो है, यहाँ सारा काम का क्या है, क्रय से संबंधित है, मतलब कच्चा माल खरीदना या बना हुआ पुर्जा खरीदना, मोबाइल का बना हुआ पुर्जा खरीदना। काम आखिर यहाँ किस चीज का होता है, क्रय करने का, खरीदने का। तो काम के आधार पर जब हम लोग विभाग बनाते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन या कार्यात्मक विभागीकरण। यहाँ देखिए उत्पादन करना या माल स्टॉक करना ये दोनों समान काम है, एक जैसे प्रकृति का काम है, तो इसके लिए उत्पादन विभाग। विज्ञापन और विक्रय दोनों समान है, तो काम के आधार पर इसका विभाग बना है विपणन। लेखांकन और वित्त व्यवस्था करना दोनों वित्त से संबंधित काम है, तो इसके लिए वित्त विभाग बनाना। जब हम लोग कार्य के आधार पर, काम के आधार पर विभाग बनाते हैं तो होता है कार्यात्मक विभागीकरण। वहीं दूसरा जो होता है विभागीय विभागीकरण, इसमें जो है वस्तु के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं
कौन सा विभाग बनाएंगे। जैसे कपड़ा के लिए अगर हम विभाग बनाते हैं तो सारा वस्त्र विभाग में होगा, जितने भी तरीके का कपड़ा का उत्पादन किया जाएगा वो वस्त्र विभाग में किया जाएगा। स्टेशनरी सामान के लिए जो हम लोग विभाग बनाएंगे तो सारा स्टेशनरी का काम स्टेशनरी विभाग में होगा। कॉस्मेटिक के लिए अलग विभाग का व्यवस्था करेंगे, उसका कॉस्मेटिक विभाग में सारी चीज़ देखा जाएगा। तो वस्तु के आधार पर अलग 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 अगर हम लोग विभाग बनाते हैं तो वो हो जाता है विभागीय विभागीकरण, और काम के आधार पर बनाते हैं तो उसको हो जाता है कार्यात्मक विभागीकरण। तो सेकंड स्टेप हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का देखें, संगठन प्रक्रिया का दूसरा स्टेप देखें कि सारे कामों को में जो एक समान काम है उनका एक समूह बनाना। समूह दो तरीके से बनता है, काम के आधार पर, वस्तु के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा संगठन प्रक्रिया का तीसरा जो स्टेप है वह कर्तव्य का आवंटन या निर्धारण, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब एक बार विभागों का निर्णय कर दिया जाता है तो प्रत्येक कार्य को एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है। पहला स्टेप में हम लोग पूरा काम को डिवाइड किए, दूसरा स्टेप में सारे कामों को ग्रुप किए, और तीसरा काम में जो है हमारे संगठन में जितने व्यक्ति हैं उन हर एक व्यक्ति को उनका काम दिया जाता है, उनको काम सौंपने का काम किया जाता है। प्रत्येक कार्य को एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है। सुपुर्द करने का मतलब होता है उनको काम सौंपा जाता है। हर एक व्यक्ति को उनका काम बताया जाता है कि आपका संगठन में ये काम है, आप इस पोस्ट पे इस संगठन में काम करेंगे। ये सारा चीज़ का जो भार है उन लोगों को उनके काम का भार दिया जाता है कि आप इस कंपनी में, मान लीजिए आपको बनाया जाता है उत्पादन मैनेजर बनाया जाता है, उत्पादन प्रबंधक बनाया जाता है, तो अब कंपनी में उत्पादक प्रबंधक उत्पादन से संबंधित सारे कार्यों का भार आपको सौंपा जाता है। तो थर्ड स्टेप में जो है लोगों को कंपनी में क्या काम करना है, उस किस पोस्ट पे काम करेंगे, किस पद पे वो काम करेंगे, इस सारा चीज़ का डिसीजन लेने का काम जो है थर्ड स्टेप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, तत्पश्चात विभिन्न कार्यों को विभाग के सदस्य में उनकी निपुणता एवं क्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाता है। काम जब हम लोग बांट रहे होते हैं, काम जब लोगों को सौंप रहे होते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उसमें से पहला है निपुणता और दूसरा है क्षमता। जब लोगों को काम दे रहे हैं तो जो काम दे रहे हैं क्या वो व्यक्ति उस काम को करने में निपुण है या नहीं, सक्षम है या नहीं, उसके अंदर उस काम को करने का क्षमता है या नहीं, इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। लोगों के क्षमता के अनुसार उसे काम दिया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, व्यक्ति की योग्यता एवं कार्य की प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए अति आवश्यक है। जब लोगों को हम लोग काम देते हैं तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि लोगों को जो काम दिया जा रहा है, मतलब काम का जो प्रकृति है और उस जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उस व्यक्ति में जो योग्यता है, दोनों समान है या नहीं। अगर दोनों समान नहीं होगा, पहले समझते हैं कि कार्य की प्रकृति और योग्यता कहने का अर्थ क्या है। मान लीजिए आपका जो फील्ड है सेल्स डिपार्टमेंट का, आपको विक्रय का काम बहुत बढ़िया से आता है, आप किसी भी वस्तु को बाजार में अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी में जो है वित्त प्रबंधक बना दिया गया है। वित्त से संबंधित, पैसा से रिलेटेड काम करना है, आपको सारा वित्त का व्यवस्था करना है। वित्त का व्यवस्था करने के लिए आपको कंपनी में रख दिया गया है। तो क्या आपकी क्षमता और आपके काम जो मिला है दोनों की प्रकृति सेम है? आपके कार्य की क्षमता है सेल्स करने का, विक्रय करने का, लेकिन आपको जो काम का प्रकृति दिया गया है वित्त से संबंधित था। आपकी योग्यता और काम की प्रकृति दोनों मैच नहीं कर रहा, दोनों एक जैसा नहीं है। तो इस स्थिति में जो है आप सही ढंग से काम नहीं कर पाइएगा। आप कंपनी का जो टोटल संसाधन है, कुल संसाधन है, उसका 100% यूज नहीं कर पाइएगा। तो कंपनी का रिसोर्स का जो है, कंपनी के संसाधन का पूर्ण उपयोग करने के लिए कार्य की व्यक्ति की योग्यता और कार्य की प्रकृति दोनों एक जैसा होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों एक ही जैसा होना चाहिए, नहीं तो पूरे तरीके से आप अपना 100% उस चीज़ में नहीं दे पाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य आवंटन में यह भी आवश्यक है कि सबसे अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों का ही चुनाव किया जाए। जब हम काम सौंप रहे होते हैं तो उसमें ये डिसाइड करेंगे, मान लीजिए आपके पास दो व्यक्ति आया है, दोनों व्यक्ति कह रहा है कि हम बहुत बढ़िया सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, मतलब हम बहुत बढ़िया वस्तु को मार्केट में बेच सकते हैं। विक्रय प्रबंधक
कि गुण जो है हम में ज़्यादा है, दूसरा व्यक्ति का रहा नहीं हम में ज़्यादा है, तो उन दोनों में जो सबसे अच्छा होगा उनका चुनाव जो है किया जाना है। मतलब कार्य जब बांट रहे हैं तो सबसे अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति को ही चुनना है। आपके पास अगर 2-3 ऑप्शन है क्योंकि उनमें से किनको चुना है, तो जो सबसे योग्य होंगे, सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, उसी को वो कार्य दिया जाएगा। तो तीसरा स्टेप में हम लोग देखें कि लोगों को कंपनी में क्या काम करना, किस पद पे काम करना, उस काम के लिए वो करने में वो योग्य हैं या नहीं, उनके अंदर वो क्षमता है या नहीं, वो उनके अंदर जो योग्यता है और हम जो उनको काम दे रहे हैं दोनों समान है या नहीं। तो इन सारे बातों का निर्णय जो है तीसरे स्टेप में लिया जाता है और संगठन प्रक्रिया के तीसरे स्टेप। अब हम लोग देखते हैं चौथा स्टेप। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, संगठन प्रक्रिया में चौथा स्टेप है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसका पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं तो उनके मध्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की जानी जरूरी है। इन संबंधों को रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं। जब 2 से अधिक आदमी एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है तो उन लोगों के बीच में संबंध स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए। यहाँ संबंध कहने का अर्थ है, इसका संबंध का अर्थ समझने के लिए हम लोग को सेकंड पॉइंट पढ़ना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उनका अधिकारी कौन है तथा कौन उनका अधीनस्थ। यहाँ जो संबंध की व्याख्या किया गया है कि संबंध, उनके बीच में संबंध स्पष्ट होनी चाहिए, तो यहाँ संबंध जो है अधिकारी और अधीनस्थ का है कि आपका अधिकारी कौन होगा और आप किसके अधीनस्थ में काम करेंगे, मतलब आपका बॉस कौन होगा और आप किसके अंडर में काम करेंगे, इस चीज़ का रिलेशन बताया जाता है। इस चीज़ का जो संबंध बताने का काम है ऑर्गेनाइजिंग के फोर्थ प्रोसेस के चौथा स्टेप में होता है। संगठन प्रक्रिया का जो चौथा स्टेप है उसमें किया जाता है कि आपका कौन बॉस होगा, आप किसके अंडर में काम करें। इसको और बढ़िया समझने के लिए उदाहरण देखिएगा। क्रय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्तियों का अधिकारी क्रय प्रबंधक होगा। क्रय विभाग में जितने लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए उनका अधिकारी होगा क्रय प्रबंधक। मतलब परचेज डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका बॉस जो होंगे परचेज मैनेजर होंगे, उसी से उन्हें आदेश मिलेंगे, उनके प्रति वे उत्तरदायी होंगे। और जितना भी आपको ऑर्डर आदेश मिलेगा वो सारा क्रय प्रबंधक के द्वारा मिलेगा, क्रय प्रबंधक के द्वारा मिलेगा और आप उनके प्रति ही उत्तरदायी होंगे। यहाँ उत्तरदायी करने का मतलब अगर क्रय प्रबंधक आपको किसी तरीके का काम दिए हैं तो आप क्रय प्रबंधक को बताएंगे कि हाँ ये काम जो आप हमको दिए थे काम हो गया है या इतना काम होना बाकी है। वैसा तो नहीं कि सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है विक्रय विभाग के प्रबंधक जो आकर के आपसे पूछेंगे कि माल क्यों नहीं बिका। तो यहाँ पे जो है लोगों का स्पष्ट संबंध बताया जाता है कि आप किसके प्रति उत्तरदायी होंगे और आपको कौन आदेश दिया देगा। यहाँ पे अगर आपको सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर आपको बोल रहा है, विक्रय विभाग वाला मैनेजर आकर के बोल रहा है कि विक्रय क्यों नहीं हुआ, तो आप साफ बोल सकते हैं कि हम क्रय प्रबंधक के अंदर में काम करते हैं तो हम क्रय से संबंधित काम करेंगे, विक्रय के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। तो आप किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, कौन आपको आदेश देगा, इस सारा चीज़ का निर्णय जो है चौथा स्टेप में किया जाता है। दूसरी ओर क्रय प्रबंधक को आदेश मुख्य प्रबंधक जनरल मैनेजर से प्राप्त होंगे और उसके प्रति वही उत्तरदायी होगा। परचेज मैनेजर आपको ऑर्डर दे रहा है लेकिन परचेज मैनेजर को भी तो ऑर्डर देने वाला उसका भी बॉस होगा। जो क्रय प्रबंधक को जो ऑर्डर मिलता है, आदेश मिलता है, वो मुख्य प्रबंधक से मिलता है, जनरल मैनेजर से मिलता है और वो जनरल मैनेजर के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि एक दिन में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। अगर उतना प्रोडक्शन नहीं होता है तो उसके बारे में रिपोर्टिंग करेगा, उसके बारे में सूचना देगा जनरल मैनेजर को, यहाँ इतना प्रोडक्शन हो गया, इतना प्रोडक्शन होना बाकी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए चौथा पॉइंट को तो इसका हेडिंग से ही हम लोग को पता चल रहा है कि सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना, मतलब कौन किसको सूचना देगा। अगर काम जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर को सूचना दे रहा है उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे लोग, तो जनरल मैनेजर को सूचना दे रहा है परचेज मैनेजर। तो कौन किसको अपने काम जो उसको सौंपा गया था, तीसरा स्टेप में काम सौंपा गया था, तो काम सौंपा गया था तो वो काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं, वो कितना काम कर चुका है, कितना काम करना बाकी है, इन सारे सूचनाओं का जो संबंध बनाया जाता है उस वही चौथा पॉइंट होता है, वही चौथा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का कि कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, कौन किसको क्या सूचना देगा,
क्रय प्रबंधक है तो क्रय से संबंधित काम करने वाले जितने लोग हैं क्रय प्रबंधक को सूचना देंगे। विक्रय से संबंधित सारे काम करने वाले लोग विक्रय प्रबंधक को सूचना देंगे। उत्पादन से रिलेटेड काम करने वाले सारे लोग उत्पादन विभाग के जो मैनेजर होगा, प्रबंधक होगा, उसको सूचना देंगे। तो कौन किसको सूचना देगा, उन सारे चीज़ का जो संबंध स्थापित किया जाता है, वही चौथा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया का। एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं पूरे प्रोसेस का कि किसमें क्या किया जाता है। इसमें देखिएगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस संगठन प्रक्रिया में सबसे पहला काम था कार्य विभाजन, कार्य की पहचान एवं विभाजन। तो पूरे काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट में बांटना ही ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का संगठन प्रक्रिया का पहला काम है। दूसरा काम है विभागीकरण। पहला स्टेप में जो हम लोग काम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए थे, उनमें से जो एक जैसा काम है, समान प्रकृति का काम है, उसका समूह बना करके उनके लिए एक विभाग की व्यवस्था करना संगठन प्रक्रिया का दूसरा काम है। विभाग भी दो तरीके से बनाया जाता है, एक क्रियात्मक और दूसरा विभागीय। तो क्रियात्मक काम के आधार पर अगर विभाग बना रहे हैं तो क्रियात्मक, और वस्तु के आधार पर अगर विभाग बना रहे हैं तो विभागीय। काम बट गया, विभाग बन गया, तो तीसरा जो स्टेप होता है वह कर्तव्यों का आवंटन। हर एक व्यक्ति को काम सौंपने का, और वो कंपनी में, संगठन में किस पद पे काम कर रहे हैं, उनके योग्यता, क्षमता, कार्य की प्रकृति, और उनके अंदर जो आप उनको काम सौंप रहे हैं उनके अंदर उस काम को करने की योग्यता है या नहीं, इन सारी बातों का जो निर्णय लिया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के थर्ड स्टेप में लिया जाता है। मतलब संगठन प्रक्रिया के तीसरा जो स्टेप है उसमें से डिसाइड किया जाता है कि कौन लोग को कौन सा काम देना है, और वो काम जो बांटा जाता है उनमें जो सबसे अच्छे लोग होते हैं उस काम को करने के लिए उन्हीं लोगों को काम दिया जाता है। चौथा हो जाता है सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना। काम बांट दिए हैं तो वो जो काम कर रहे हैं सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में सूचना देना भी जरूरी है। तो कौन व्यक्ति किसको सूचना देगा, इसके लिए संबंध स्थापित करने का जो काम किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के चौथा स्टेप में, संगठन प्रक्रिया का जो चौथा स्टेप है उसमें कौन लोग किसको सूचना देंगे, कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका अधीनस्थ होगा, इन सारी चीज़ों का निर्णय जो है ऑर्गेनाइजिंग के फोर्थ स्टेप में लिया जाता है। तो बेसिकली इतना ही काम होता है पूरे संगठन प्रक्रिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।